नमस्ते, मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। और संजीवनी टीवी पर हम बात करने जा रहे हैं कि 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का शेयर बाजार कैसा रहेगा। यानी कि जुलाई का जो दूसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है, उसका सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बाजार कैसे रहने वाला है। आपने देखा कि अभी पीछे थर्सडे और फ्राइडे को हमारे भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली और अच्छी तेजी देखने को मिली। जो एक 24,000 का निफ्टी का जो साइकोलॉजिकल लेवल हम जिसे कहते हैं, मनोवैज्ञानिक का स्तर कह रहे थे कि वो काफी समय से टूट भी गया और मार्केट ने उसको रिगेन करके रखा हुआ है। बाजार उसके नीचे फिलहाल जा नहीं रहा है। यानी कि ये एक दिन शायद गया भी था, अगर मुझे ठीक से ध्यान है तो, लेकिन उसके बावजूद बाजार ऊपर बना हुआ है। एक बात। और दूसरी बात ये भी है कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के दाम लगातार गिरते चले आ रहे हैं और 70 से $72 पर बैरल के ऊपर क्रूड ऑयल बना हुआ है। और जो इनके साथ में जो यूएस और ईरान की जो पीस डील होनी थी, पीस डील हो चुकी है, जिसपे बातें चल रही हैं समझौते के ऊपर, और जो कतर में इनकी मीटिंग हुई दोहा में, तो उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, समझेंगे सुभाष जी के साथ में कि ये स्थिति क्या बनी हुई है, कहाँ तक पहुंच गई है। हालांकि अभी यूएस ने मिलके और ईरान के बीच में शायद ये बात हुई है कि अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए डील को हॉल्ट कर देते हैं। उसका कारण है कि जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर खामेनेई थे, तो उनके रिचुअल्स चल रहे हैं, तो उस कारण से उस पर थोड़ी सी विराम लगा है। लेकिन इन सब स्थितियों के बीच में बाजार कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, यूएस के मार्केट लाइफ टाइम हाई ऊपर सुपर क्यों बनाते चले जा रहे हैं, आईटी हमारा पीछे जो गिर रहा था, वापस आईटी सेक्टर तेजी पकड़ रहा है, मजबूती पकड़ रहा है। तो क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, ग्लोबल क्यूज क्या कह रहे हैं, उसका भारतीय बाजार के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और हमारा जो देश की इकोनॉमिक स्थिति है वो क्या वापस कुछ मजबूत होती जा रही है, और जो हमने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था निफ्टी का, वो लाइफ टाइम हाई हम कब तक वापस अचीव कर पाएंगे। इन सब विषय के ऊपर हम सुभाष जी से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक हमारा निफ्टी का लेवल क्या रहने वाला है। क्योंकि सुभाष जी ने लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने 24,000 प्लस का, यानी कि 24,750 तक का भी दिया था कि मार्केट में तेजी देखने को नेक्स्ट वीक मिलेगी, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, कहीं कोई मंदी के आसार नहीं है। और निफ्टी में आपने देखा अच्छी तेजी देखने को मिली है, 24,300 के पार भी मार्केट गया है और मार्केट ने मोमेंटम बना के रखा हुआ है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फॉलो करते हैं। जी, देखिए तो रविंदर सुभाष जी, जी, सवाल आपने सवाल मैं पूछता हूँ सुभाष जी, पहले आपसे जी जी। कि पहले तो ये हम्म, बताइए, जैसे लास्ट वीक आपने कहा था कि मार्केट में तेजी रहेगी, तेजी का माहौल है, और आपने ये भी कहा था कि अब आप यूएस और ईरान डील की और पीस टॉक को भूल भाल जाइए, कि वो सब मार्केट कंसीडर कर चुका है, वहां बहुत ज्यादा कोई चैलेंजेस नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने कहा था, उसी के अगले दिन सैटरडे को, मुझे ये भी याद है, सैटरडे या संडे को मार्केट ईरान ने हमला कर दिया था। तो मुझे लगा कि अब फिर वापस जो है ना मार्केट में मंदी आ जाएगी, लेकिन फिर जैसा आपने कहा था कि भूल जाइए, तो फिर उसे भूलना ही पड़ा, क्योंकि मार्केट ने फिर वो मंडे को अपना तेजी पकड़ ली थी, उन दोनों के बीच में समझौता फिर से हो गया था। तो अभी जो स्थितियां बन रही है सुभाष जी, ये किस तरह की स्थितियां बन रही है, और ये मैं समझना चाहता हूं सबसे पहले कि यूएस का मार्केट क्यों हाई पे हाई बनाता चला जा रहा देखो रविंदर जी, इसके ये कारण है। पहले तो यूएस लड़ाई चाहता, क्योंकि है। जी। नवंबर में इलेक्शंस हैं और ईरान भी लड़ाई नहीं चाहता। उनको भी ये रिचुअल्स कंप्लीट स्टार्ट करने थे। बहुत बड़ी पोजीशन, बहुत लोग वहाँ आने थे, तो वो कोई भी इस तरह का थ्रेट नहीं चाहता कि कोई वहाँ पे बम्बारमेंट कर दे या कोई न्यूसेंस वैल्यू कर दे। और ईरान की भी इकोनॉमी बहुत डे बाय डे बहुत वीक हो रही थी। वहाँ पर भी उनके भी कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे, तेल नहीं बिक रहा था, और वहाँ पर मैं इकोनॉमी के अंदर सैलरी वैली देने के लिए भी उनको दिक्कत आ रही थी। हालांकि ये जग जाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम थी। तो ईरान भी फ्रॉम हार्ट वो लड़ाई नहीं चाहता था, न यूएस चाहता था। इसलिए वो एक प्रेशर टेक्निक होती है, कोई बम्बारमेंट कर दी इजराइल के ऊपर या कुछ भी ऐसा कर दिया, जहाँ या कतर पे कर दिया या यूएई पे कर दिया या इधर उधर कर दिया। तो वो एक दिखावा होता है, वो एक प्रेशर टेक्निक का काम करती है। इसी प्रकार यूएस प्रेशर टेक्निक बनानी पड़ती है कभी कभी, लेकिन अल्टीमेटली ये क्लियर था कि भाई ये अब एग्रीमेंट ही होगा। और जो 60 डेज के अंदर है उसमें एग्रीमेंट का मसौदा तैयार हो जाएगा। एक वीक ये पोस्टपोन्ड किया है, ये रिचुअल्स जो हो रहे हैं खामेनी के, है नहीं, तो वहाँ जी। पे इसकी वजह से एक वीक पोस्टपोन्ड हुआ है। बाकी प्रोग्रेस ठीक है।
जब एग्रीमेंट बनता है तो क्लोज बाय क्लोज उनमें डिस्कशन होती है कि इसका क्या, कैसे इसका सोल्यूशन है, हर क्लोज के ऊपर पहले तो मोटी बातें एमओयू में बन जाती है, फिर उनको उन उसके अंदर जो बारीकियां वो अंडरस्टैंड की जाती है और उसमें बहुत से पेज निकलते हैं, तो उसमें टाइम लगता है दोनों की सहमति बनाने के अंदर बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तो इसलिए उसमें टाइम लग रहा था, है। और ओके। मार्केट का हिसाब जो जो है, मार्केट जो है जी 0.89% निफ्टी 50 जो है 215 पॉइंट पिछले वीक से तेज क्लोज हुआ, 24,271 बंद हुआ था। और बीएससी सेंसेक्स जो है 0.86% बढ़ा, ये 663 पॉइंट तेज हुआ और 77,764 पर क्लोज हुआ। और बाकी यदि आप मतलब जो सेक्टोरल इंडेक्स की हम बात करें, तो पहले तो एफआईज ने 4,000 करोड़ का नेट एक वीक के अंदर सेलिंग की है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 12,634 करोड़ का माल खरीदा है। और यदि आप पूरे साल का देखें तो एफआई ने 1 जनवरी से 3,47,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं, जो कि बहुत हैवी माल माना जा रहा है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 4,69,000 का सपोर्ट दिया है। तो बाकी यदि हम दूसरे सेक्टर वाइज देखें तो रियल एस्टेट जी। सेक्टर जो है 8% बढ़ा, काफी अच्छा बढ़ा। फार्मा एंड हेल्थ केयर 3% बढ़ा, है ना जी। निफ्टी कैपिटल मार्केट एंड डिफेंस 2% बढ़ा, है ना। और ये निफ्टी पीएसयू बैंक -2.6%, निफ्टी एनर्जी -1%, निफ्टी बैंक एंड प्राइवेट बैंक 0.5% गिरा, निफ्टी मिड कैप 100 ये इंडेक्स ये 0.6% बढ़ा और निफ्टी स्मॉल कैप 2% बढ़ा। तो और ये तो मैंने सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात कर दी है। और जी आईटी सेक्टर भी तेज रहा है नहीं। जी और हाँ जी, देखिए मार्केट में एक तो साउथ वेस्ट मॉनसून का भी रिवाइवल हुआ है थोड़ा सा, इसका भी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट बनने की जा रहा है। इसका यदि फ्राइडे को देखो तो एफआई की फ्राइडे को, और नेट में तो जी एक वीक के अंदर 4,000 करोड़ की सेलिंग हुई है, लेकिन वो भी थोड़ा जो है उनका स्पीड सेलिंग करने की जी वो घटी वो घटी है, है बिल्कुल ठीक है। ना। आवाज आ रही है जी? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है सुभाष जी, आवाज आ रही है। बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा लगा कि हर्डल आ रही है, बट मुझे लग रहा है नेटवर्क ठीक है। सुभाष जी, तो ये यूएस की मार्केट में तेजी क्यों दिखाई दे रही है? उसमें क्यों इतनी तेजी से मार्केट वहां बढ़ रही है? सुभाष जी, आवाज में गड़बड़ आ गई मुझे लग रहा हाँ जी, है। हाँ ठीक अब हो, हाँ, हाँ ठीक तो ठीक आ आपका गई आ कहाँ गई। तक हुआ है? हाँ बस जी, बस सही ये है। सवाल ये, हाँ बिल्कुल सवाल ये था मेरा कि जो यूएस की मार्केट है उसमें तेजी क्यों आ रही है इतनी ज्यादा? देखिए यूएस के मार्केट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सेमीकंडक्टर, इनमें कभी कोई स्टॉक चल पड़ता है, कभी कोई स्टॉक चल पड़ता है। पीछे हम्म कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया में मार्केट गिरा था 10-12% ऊपर तेजी पकड़ के, फिर काफी क्या होता है, जैसे 2 स्टेप चढ़ते हो तो 1 स्टेप गिरता भी है ना। बिल्कुल। तो ऐसे अल्टीमेटली सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स में अब वो तेजी जो बन चुकी थी, अब उसमें हम्म वो स्टेबिलिटी आ गई है, वो नीचे ऊपर चल रहा है। तो इस ओके। वीक के अंदर, है ना, इस वीक में जैसे मैंने आपको डो जोन्स 52,900 जी बिल्कुल ठीक है। या सुभाष जी, लगता है नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आपने जो बोला डो जोन्स का वो मिस कर गए, सुन नहीं पाए।
हाँ सुभाष जी, मुझे लगता है अब नेटवर्क वापस आ गया। आपने डो जोन्स बोला था, ये लाइफ टाइम हाई कितना बनाया? तो दोस्तों ये कई बार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, नेटवर्क का इशू हो जाता है। तो बट अभी सुभाष जी हमारे हाँ जी, साथ हाँ में जी। आ जाएंगे। हाँ जी सुभाष जी, सुभाष जी वो नेटवर्क चला गया था। हाँ जी। तो मैं कह रहा था कि आपने बताया हाँ कि जी, हाँ जी, हाँ जो जी। यूएस के मार्केट्स हैं तो उसमें कभी कोई स्टॉक बढ़ जाता है, कभी कोई स्टॉक बढ़ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा सवाल सुभाष जी मेरा ये, मतलब कई बार मैं आपसे कर भी चुका हूँ, मैं सोचता हूँ कि इसका उत्तर किसी दूसरे ढंग से आएगा, कभी कोई दूसरे ढंग से आएगा, कोई सिचुएशन दूसरी बनेगी। निफ्टी हमारा देखिए जो लाइफ टाइम हाई गया था आई थिंक 1.5 साल पहले, तो हम अभी वो वाला लेवल भी नहीं अचीव कर पाए, जबकि दूसरे मार्केट जो है ना नए लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है, मतलब भारतीय बाजार इतना कमजोर क्यों हो रहा है, और हमने जो अपना देखो लाइफ टाइम हाई बनाया था वो हम कब तक उसको टच कर पाएंगे, रिगेन कर पाएंगे, देखो रिक्लेम कर पाएंगे? मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो है ना, अभी एक तो इजराइल से हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, और वो जी इम्प्लीमेंट हो गया है ना, स्टार्ट हो जी गया है 4 जुलाई से, है ना ये जी इंडिया इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। जो इजराइल जी। है ये ओईसीडी की फर्स्ट कंट्री है जिससे हमारा ये ऐसे बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ है। ये हम्म, जुलाई 4 2026 को एनफोर्स हो गया है। सितंबर 8 2025 को इसका एग्रीमेंट हुआ था। तो ये जी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी। और दूसरा ये है कि सनद है गुजरात के अंदर, जी। है ना। तो वहां पे हमारा सनद के अंदर वहां पे ये सेमी कंडक्टर जो चिप बनाने का है, प्रोडक्शन हम्म। स्टार्ट हो गया है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने ओके। आज ही इनॉग्रेट किया है। और अच्छा। ये अश्विनी वैष्णव जो इलेक्ट्रॉनिक्स जी मिनिस्टर है, इसने आज जी। इनॉग्रेट किया है। तो ये सेमी कंडक्टर जो है, इसकी जो चिप्स है, एडवांस चिप्स है, ये हम्म जापान, यूएस और यूरोप, इन तीनों हम्म। कंट्री में एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। और जी इसका जी मतलब फर्स्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक ओके। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और 7,500 करोड़ से थाईलैंड और जापान की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है हमारा, है ना। तो ओके। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो हम पिछड़ गए थे सेमी कंडक्टर में, तो इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होने से हमें बहुत बड़ा हमारी ग्लोबल साख बढ़ेगी। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। हम्म। तो ये गुजरात में जो सनत है, वहां पे ये स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ। यानी कि हम जो पीछे थोड़ा सा हम पिछड़ रहे थे तो उसमें हम थोड़ी सी तेजी पकड़ते जा रहे हैं। तो अब इसका तो मतलब जो एक बात आपका बताइए, जो क्वेश्चन सेमी। है जो जी आपका क्वेश्चन था, मैं इसके बैकग्राउंड थोड़ी सी बताई है कि जी 26,300 का हमने क्रॉस कर चुके थे, और अभी हम जी 24,250 के आसपास घूम रहे हैं। तो जी। ये है कि हम दूसरे कंट्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेमी कंडक्टर के स्टॉक की वजह से 100 150 200% तक की तेजी आई। हम्म और हमारे स्टॉक में ये सारे स्टॉक एब्सेंट थे। और हम जो अभी पीछे 2-3 महीने से क्रूड प्राइसेस जो 85% हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें हमारी तेजी से क्रूड के प्राइसेस 120 डॉलर पर बैरल के हिसाब से रेट हो गए बेटर। थे, जो कि जी हाँ पर बैरल। तो जो अब 72 रुपए में $72 पर बैरल के रेट में ब्रेंट हो गया। रेट हो। और जो जी नॉर्मल है ना, हाँ, और हाँ, जो नॉर्मल WTI क्रूड 70 है से वो नीचे आ गया। 70 के आसपास है। वो 70 के जी आसपास है ना। तो ये ब्रांड और क्रूड, ये जी इससे हमारे को काफी इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, है नहीं। जी। और एक जो यूएस के पीछे उम्मीद थी कि यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ के जो जॉब डाटा आए हैं वो बड़े सॉफ्ट आए हैं, मतलब इतने बढ़िया नहीं है। तो उससे लगता है कि इंटरेस्ट रेट अब नहीं बढ़ेंगे। तो वो एक पॉजिटिव है नहीं। और हमारे हमारी लिए। करेंसी, हाँ, करेंसी भी हमारी जैसे है, ये 95 रुपए 22 पैसा हुई है। तो ये जी हालांकि थोड़ा सा करेंसी हमारी थोड़ी सी डेप्रिशिएट हुई है पिछले वीक से, है ना। हम्म लेकिन अभी ये स्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि अभी जो आरबीआई ने जो स्टेप्स लिए थे
तो उससे 75 बिलियन यूएस डॉलर एफसीएनआर डिपॉजिट की तरफ प्रोवाइड किया था, और जो डेट के अंदर भी पैसा जो है आएगा, है नहीं, तो उसमें हेजिंग ईसीबी की जो है फॉर्म के अंदर पैसा आएगा, तो उससे हमारा 75 बिलियन यूएस डॉलर उसमें आएगा, उससे भी फर्क रहेगा। तो हमारी करेंसी भी ये बढ़ने की उम्मीद नहीं है, डेप्रिशिएट फर्दर होने की उम्मीद नहीं है, एप्रिशिएट होने के चांसेस बेटर है। और बेटर। तो इसलिए ये यूएस में तो बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सेमीकंडक्टर, है ना, इस तरह की कंपनीज हैं, और डेटा सेंटर, है ना, तो उस तरह की कंपनीज की वजह से वहाँ न्यू एज कंपनीज हैं, और उनमें अच्छी रुझान है, तेजी का रुझान है। इसकी वजह से उनके मार्केट सभी ऊपर रहे, थाईलैंड के, कोरिया के, जापान के, चाइना के, है ना। चाइना रेयर अर्थ में उनकी ज़्यादा बेटर है, लेकिन अब इंडिया ने भी थोड़ा 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 इसमें लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लीडर बनने जैसे की मैंने कोशिश आपको की। बताया। बिल्कुल सुभाष जी, अभी एक चीज और बताइए, जैसे हमने हाँ, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी कि भाई मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में कैसे तेजी पकड़ेगी, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही, क्योंकि जैसे जो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग लिंक इंसेंटिव्स की सरकार ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ क्यों नहीं पा रही है, रफ्तार क्यों नहीं पकड़ पा रही है, जबकि हमारा टारगेट था, अगर मुझे ठीक से ध्यान है कि 2025 तक 25% तक हमें पहुंचने का टारगेट रखा था, लेकिन हम अभी मतलब वहीं टहल रहे हैं जो 10 साल पहले के आसपास थे। 15-16% के ऊपर ही हैं, 25% का जी टारगेट जरूर है। देखिए, ये इकोसिस्टम होता है ना मैन्युफैक्चरिंग का, ये जी। ओवरनाइट नहीं हो सकता, ये टाइम लगता हम्म। है नहीं। पहले जी जमीन एक्वायर होती है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनता है, फिर जमीनें आउट होती है नहीं, और फिर ये पहले कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, पीएलआई के थ्रू उस सेक्टर को इंसेंटिव दिया जाता है, गवर्नमेंट पुश करती है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अभी हम जैसे देख रहे हैं, डिफेंस के अंदर काफ़ी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, है ना? वहाँ जी। ऑर्डर मिल रहे हैं, और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पीछे मोबाइल वगैरह में हमने काफ़ी एक्सपोर्ट्स हाँ, किया है, 50 बिलियन और अभी $50 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है मोबाइल, एप्पल के करेक्ट। खास तौर से शायद। जी अभी अभी पीयूष गोयल जी ने भी टारगेट रखा है, 1000 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट का जी, टारगेट रखा 2030 है तक ना? का है ना। हाँ। नहीं, ये 2027 तक की बात कर रहा हूँ। 1000 अच्छा, हाँ, 1 ट्रिलियन यूएस 2030 डॉलर। तक तो $2 ट्रिलियन का है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, आप। तो हाँ। इसके अंदर जी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों मिला के, सर्विस जी एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट दोनों मिला के, जी और हमारे जैसे जी अभी ट्रेड एग्रीमेंट भी यूके से वो इफेक्टिव हो जाएंगे, यूएस से हमारी सॉफ्ट चल रही है थपड़, इससे काफ़ी उम्मीद है। इंडिया और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट वो बहुत जल्दी हो जाएगा, है नहीं, तो और मॉनसून का भी थोड़ा सा पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है, साउथ वेस्ट मॉनसून, है ना जी। तो ये फेड रेट नहीं बढ़ाएगा, ये पॉजिटिव है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, ये भी पॉजिटिव है ना। और ग्रोथ में अब हमारे रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, है ना। या भी हमने जीएसटी का कलेक्शन बेटर रहा है, ऑटो की सेल बेटर रही है ना। और पीएमआई और सर्विस पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डाटा बेटर हैं, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, है ना? तो हम्म। देखिए, फिर भी क्या है, हम पिछड़े हुए तो हैं, है नहीं? एआई के अंदर और सेमीकंडक्टर में, रेयर अर्थ में, लेकिन अभी इस पर वर्क चल रहा है, तो इसका टाइम लगेगा। और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा। अभी इतना टाइम जल्दी लगेगा, नहीं हो बिल्कुल सकता, सुभाष। 3 साल के, बिल्कुल सुभाष है जी। ना? जी, बिल्कुल। अभी जैसे मैं ये रेंज भी लेनी है नेक्स्ट वीक के लिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा। बट उससे पहले थोड़ा-सा सुभाष जी एक चीज़ और बताइए कि अब जैसे दिल्ली के अंदर ईवी पॉलिसी 2026 लागू कर दी गई है कि भई 2027 से कहा गया है कि भई 1 जनवरी 2027 से सबसे पहले जो ऑटो रिक्शा हैं वो सिर्फ ईवी वाले रजिस्टर्ड होंगे। फिर 2028 से सिर्फ बाइक्स रजिस्टर्ड होंगी। तो ईवी के बढ़ने से शायद जो मैं समझ पा रहा हूँ 2 चीज़ें को फ़ायदे दिखते हैं कि भई एक तो ये फ़ायदा दिखता है कि पॉल्यूशन कम होगा। दूसरा ये फ़ायदा दिखता है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के ऊपर वो कम होगी और हमें क्रूड ऑयल की तरफ डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो हमें थोड़ा-सा जो हमारा जो ये करंट अकाउंट
डेफिसिट रहता है वो थोड़ा सा इसमें कम आएगा। लेकिन अब यहाँ पे दो सवाल हैं सुभाष जी, जब हम पोल्यूशन कम करने की बात करते हैं तो ये कहते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी चार्ज होगी, और जो बैटरी चार्ज होगी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी भारत के अंदर जो प्रोड्यूस होती है वो ज्यादातर कोल बेस्ड है, कोयला बेस्ड है, लगभग 71% बताते हैं। तो क्या जो पोल्यूशन है वो फिर कोल अगर ज्यादा कंज्यूम होगा, कोल ज्यादा जलेगा तो क्या पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा? एक। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या हमारा जो शिफ्ट हो जाएगा क्या, यानी कि अभी हम क्रूड ऑयल की पे डिपेंडेंसी है, और फिर जब ईवी पे हमारे चले जाएंगे तो जो बैटरी के लिए जो सारा मटेरियल लिथियम एंड ऑल आता है वो चाइना से हमारा ज्यादातर आता है, हम इंपोर्ट करते हैं। तो क्या हम क्रूड से डिपेंडेंसी हटा के हम चाइना के हाथों में हम अपनी थोड़ी सी डिपेंडेंसी बढ़ा देंगे? देखिए क्या होता है, थोड़ी बैलेंसिंग करनी होती है ना। इंडिया जैसे एथेनॉल है, वो ब्लेंडिंग मिक्स है, एक और प्रोडक्ट है जो है उसका नाम याद नहीं आ रहा, उस पर भी वो एथेनॉल से ही निकल के दूसरा एक प्रोडक्ट है, वो इसमें डीजल के अंदर मिलाएंगे, तो उसकी भी ओके पॉलिसी ओके, ला हाँ रहे हैं। और जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की दिल्ली स्टेट वाइज जो पॉलिसी है, वो रोड टैक्स माफ कर देंगे कई 10 साल तक, ऐसा कुछ है। और बहुत जी। इंसेंटिव है, और जैसे आपने बताया कि ई रिक्शा में पहले रजिस्टर्ड करेंगे तो पोल्यूशन उससे भी कम होगा, क्योंकि दिल्ली क्या, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी देखिए कोई भी चीज परफेक्ट तो है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर, और जैसे उसमें भी बैटरी यूज होगी, और लेकिन प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, चाइना से भी मंगवा रहे हैं, लेकिन हमारा लोकलाइज बहुत सारी प्रोडक्शन को हम कर रहे हैं। तो हम्म और जैसे आपने बताया कि कोयले भी हमारी ज्यादा है, लेकिन हम सोलर, विंड, इनकी गीगावाट, 500 गीगावाट की 2030 तक का टारगेट है सोलर का, तो वो भी हम बढ़ा रहे हैं। स्टार्ट के अंदर हम जो इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारा अल्टीमेट फोकस वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बना के, और इमीडिएट तो देखो हमें इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, बाद में फिर मैन्युफैक्चरिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी हम्म मैन्युफैक्चरिंग का भी शेयर बढ़ाने की फोकस हो रहा है, पोल्यूशन कम करने का भी फोकस हो रहा है। जैसे कि 2047 तक इंडिया विकसित भारत बनेगा, तो सारे फ्रंट पर काम करना पड़ेगा, है नहीं। हम्म आप देखो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर वहां पर भी जैसे हमारा 1 ट्रिलियन के करीब हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का शेयर है, जबकि यूएस का 35 ट्रिलियन का म्यूचुअल फंड का शेयर है, मतलब जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। हम जी अभी 20% सीएजीआर से बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी, और वो 6 से 8% यूएस बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ 4.5% म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, और यूएस में 40% म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। मतलब ओके सारी चीज बढ़ानी पड़ेगी, कहने का मतलब हम्म फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, है नहीं, सब हमें हर लेवल पर काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की भी हमें जैसे डेटा सेंटर, एआई, क्लाउड, और सेमीकंडक्टर, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत हैवी कंजम्पशन है, और उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारी बहुत शॉर्टेज है, उतनी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होगी, सारे फ्रंट पे काम करना पड़ेगा, और इमीडिएटली तो हम हर एक कोई भी चीज के सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोल बेस्ड भी चलता रहेगा, है, क्योंकि बिजली की भी पूर्ति करनी है। तो धीरे 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 हम कोल बेस को कम करता जाएंगे, और हमारा ईवी और ये सोलर, विंड, ये इनकी हमारी एनर्जी की प्रोडक्शन ज्यादा रहेगी। रिन्यूएबल एनर्जी में हमें तेजी से बढ़ना हाँ, होगा। बहुत तेजी से बिल्कुल। बढ़ना होगा रिन्यूएबल अब एनर्जी में। सुभाष जी एक और सवाल, अब शेयर मार्केट के दर्शकों के भी बड़े काम का है ये, मतलब आई थिंक उनके डायरेक्ट बेनिफिट का है। अब जिस तरह से ईवी पॉलिसी 2026 हमारी दिल्ली के लिए लागू हो गई, पूरे देश भर में ईवी का सेक्टर बढ़ाया जा रहा है, ईवी के ऊपर फोकस हो रहा है, तो हमने इसके ऊपर बहुत पहले, साल डेढ़ साल पहले चर्चा करी थी, तब भी बात हुई थी, तब आपने शायद फिर मुझे बताया था कि सीएजीआर मतलब जो इसका होता है क्या है इसका
कंपाउंडेड एनुअल एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड हाँ, एनुअल ग्रोथ रेट हम 100% से भी ज्यादा का आपने बताया था, कि मैंने देखा कि भाई 100% से भी ऊपर 112% उस वक्त बताया था। तो क्या अब ऐसे समय में जब अगर सरकार ने पॉलिसी ले आई है दिल्ली वाली, तो अब दूसरे भी जो स्टेट्स हैं वो भी उस पर लागू करने का प्रयास करेंगे, उस पर थोड़ा सा फोकस बढ़ाएंगे? तो ऐसे सिचुएशन में जो ईवी सेक्टर वाले स्टॉक्स हैं, क्या उसमें हम तेजी देखेंगे? देखिए क्या होता है, पॉलिसी बनती है ना, तो ये नहीं है कि आज बनी एकदम तेजी पकड़ लेंगे ईवी स्टॉक। नहीं, स्लो एंड अगले स्टडी। 5 साल की मैं तो हाँ आप वाली बात नहीं, हाँ, लॉन्ग टर्म की बात करी। इनमें इन्वेस्टमेंट का हिसाब से ईवी स्टॉक लॉन्ग। जी सुभाष जी। नहीं, आज थोड़ा सा सुभाष जी जहाँ पे हैं वहां पे शायद नेटवर्क का है और गड़बड़ हो रही है हम दोनों की तरफ से। तो अभी अभी दोबारा से कनेक्ट हो जाएंगे, तो दर्शकों मैं पूछ लूंगा सुभाष जी से दोबारा से, ईवी सेक्टर क्या कह रहा है और ईवी सेक्टर में कहाँ जा रहा है और ईवी सेक्टर में आपको पैसा क्यों लगाना चाहिए। क्योंकि ईवी में जिस तरह से सरकार ने पॉलिसी बनाई है, दिल्ली की सरकार ने, और पूरे नेशन वाइड ही आप देख रहे हैं कि ईवी की हाँ जी, डिमांड लगातार बढ़ती है। हाँ जी सुभाष जी, मैं आपके बीच में, अब मुझे कहा हाँ जब जी। तक आप नेटवर्क जुड़ेंगे देखिए तब तक मैं ऐसा है, दर्शकों को। हाँ जी। देखो ऐसा है कि हमारा क्वेश्चन यही था ना कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या मैं कैसा स्टॉक्स में मतलब रहेगा, क्या 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 तेजी आएगी? हाँ बिल्कुल, स्टॉक क्या कैसा रहेगा। सिचुएशन है आगे के हाँ, लिए? देखिए लॉन्ग टर्म में ईवी स्टॉक्स अच्छा कर रहा है और इसकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। नॉर्मल ट्रेंड ट्रेंड के जो कार है, पेट्रोल बेस्ड, डीजल बेस्ड, है नहीं, इनका धीरे 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 इनका वॉल्यूम कम होगा, गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। एक हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी और आ जाए कि भी स्क्रैप कोई करता है गाड़ी तो उसमें क्या सपोर्ट रहेगा। जैसे रोड टैक्स पूरा माफ कर दिया, स्क्रैप में वो कुछ भाई 10 लाख तक ऐसा कुछ भी स्कीम निकालनी पड़ेगी, सो दैट पुरानी गाड़ियां स्क्रैप कर दी जाए और नई गाड़ियां इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ले, तो उसको बेनिफिट रहे। जी। तो इसको सपोर्ट, गवर्नमेंट की सपोर्ट टाइम टू टाइम बनती रहेगी। और जैसे अभी चार्जिंग स्टेशंस हैं और ये सब का इकोसिस्टम और वो सब तो नेटवर्क। सुभाष जी थोड़ा सा मैं दर्शकों के व्यू पॉइंट से समझना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए जब ईवी सेक्टर चलेगा बढ़ेगा, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो ईवी यानी कि जो बाइक्स बना रही हैं, जो स्कूटर बना रहे हैं, जो कार बना रहे हैं, जो ऑटो रिक्शा बना रहे हैं, सिर्फ वही नहीं कंपनियां बढ़ेंगी, बल्कि जो उसके अंदर सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए जो बैटरी सप्लाई कर रहा है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। फिर जैसे आपने चार्जिंग की बात करी, तो जो चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं उनकी भी कंपनियों की में तेजी आएगी। तो यानी कि जो ईवी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होंगे, जो उसमें सप्लाई भी कर रहे होंगे किसी तरह के प्रोडक्ट से, तो उन सारे शेयर्स में हम ओवरऑल तेजी हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, सारे कंपोनेंट जैसे अब ये बैटरी वैटरी इसकी बड़ी महँगी आती है, उसमें भी रिफ़ॉर्म्स हुए हैं, साइज़ छोटा किया है, ड्यूरेशन उसकी ड्यूरेबिलिटी बेटर करी है, प्राइस भी कॉस्टिंग कम हुई है। तो जैसे-जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे-जैसे हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप होगा, वेंडर लोकल वेंडर होंगे हर कंपोनेंट के, वैसे-वैसे कॉस्टिंग भी कम होती जाएगी और क्वालिटी हम्म। बेटर होती जाएगी और इसको बिल्कुल। सपोर्ट बढ़ता जाएगा। और ट्रेडिशनल कार जो पेट्रोल डीजल की कारें हैं, इनका वायबिलिटी कम हो जाएगी, तो लोग अपने आप इसको पुश करेंगे और इनके स्टॉक्स में तेजी बनती रहेगी। तो जितना तेजी बनती अडॉप्शन रहेगी, बढ़ता बिल्कुल। जाएगा उस हिसाब से इसमें तेजी आती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो दर्शकों इस पे नजरें बना के रखिए और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करिए, और आपके पास वित्तीय सलाहकार नहीं है तो आप एसएमसी ग्रुप से भी कनेक्ट करके वित्तीय सलाहकार ले सकते हैं। सुभाष जी, अब ये बताइए कि नेक्स्ट वीक 6 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक का निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या देख रहे हैं, क्या रेंज देख रहे हैं? क्या देखो वापस ये निफ्टी 24,000 के नीचे आएगा या 24,500 को पार करेगा? क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? 24,271 बंद हुआ था। मेरे जी। हिसाब से जो रेंज है 23,850 से 24,850। 23,850 से लेकर 24,850, यानी कि पिछली बार आपने 24,750 दी थी, तो आपने 100 पॉइंट और बढ़ा दिए हैं। तो यानी कि आपका हाँ जी, कॉन्फिडेंस अब मार्केट में बढ़ता चला जा रहा है धीरे धीरे। हाँ जी। और निफ्टी जी। बैंक और 57,939 पर क्लोज हुआ था, तो इसका रेंज है जी, 57,250 से 59,250।
57,250 से 59,250। हाँ जी। तो यानी कि निफ्टी आपने कहा 23,850 से लेकर 24,850 के बीच में रहने की संभावना है, और बैंक निफ्टी 57,250 से लेकर 59,250। करेक्ट। बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, मैं समझता हूँ दर्शकों के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आपने भी लास्ट में रेंज देने के बाद जम्हाई ली है, यॉर्निंग ली है, तो आपको नींद भी आ रही होगी, 12:30 बज गए हैं रात के, और हाँ जी, काफी हाँ आप जी। मेहनत करते हैं। और हाँ, नहीं दर्शकों मतलब में सुभाष जी, पूरे दिन हेक्टिक रहा है, तो थोड़ी तो हाँ सुस्ती है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमने प्रयास किया था 2:30 बजे भी शायद हो जाएगा, बट नहीं कर पाए, आप व्यस्त रहे। दर्शकों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शुरू करने से पहले हम सुभाष जी से ही बात कर रहे थे। तो सुभाष जी, आप अपनी एनर्जी लाते कहाँ से हो? क्योंकि सुभाष जी सुबह 6:30 बजे से योगा करते हैं, और 6:30 बजे से योगा करते हैं तो उसके लिए कह रहे हैं कि मैं 4:45 बजे, 5:30 बजे उठता हूँ। और रात को रोज ही, ऐसा नहीं कि जिस दिन मैं शूट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, उसी दिन सुभाष जी देर से सोते हैं। मतलब डेली रूटीन ही है 11:30, 12, 12:30 बजे सोने का। तो मुझे लगा 6 घंटे सोते हैं, तो सुभाष जी कह रहे हैं मैं तो 4.5 घंटे ही सोता हूँ। तो सुभाष जी ने कहा कि भाई ये जो एनर्जी, सुभाष जी आप बताइए एनर्जी कहाँ से लाते हैं, फिर मैं ही बताता रहूंगा, भाई, फायदा नहीं है, एनर्जी आप बताइए। एनर्जी यही है कि आप रेगुलर योगा करें, कंसिस्टेंसी योगा की बढ़ा के रखें, है नहीं? अ, इससे आपकी बॉडी के अंदर हर चीज की फ्लेक्सिबिलिटी, है ना? और वो, जैसे मेरे को जब मैं सोता हूँ तो नींद आ जाती है तुरंत, है नहीं? साउंड हम्म, स्लीप आ जाती है। तो उसका जो है ना, थोड़ी ड्यूरेशन भी हो तो बेटर स्लीप होने की वजह से आपका एनर्जी लेवल पूरी बढ़ जाएगी। तो पूरी योगा बढ़ में जाए। भी यही है, तो यही फर्क है जी। बिल्कुल ठीक है। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए विश्लेषण, और अपने अपने भी बॉडी का भी विश्लेषण करते रहिए कि बॉडी कहीं आपकी एनर्जी लो तो नहीं कर रही हो। एनर्जी अगर लो हो रही हो तो आप भी योगा शुरू कर दीजिए, और आपको एनर्जी और पूरी ये मिलेगी। सुभाष जी, आपका। आपका इस बार गोल्ड और सिल्वर पे नहीं पूछा, तो बेसिकली जैसे फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं रहे, तो गोल्ड जी। थोड़ा सा तेज हुआ है ना? क्योंकि ओके। हम्म, पीछे पीछे के टाइम में एक बार मेरे से आपने क्वेश्चन किया था कि गोल्ड जी। और सिल्वर क्या लगता है, मैंने डाउन कहा था, क्योंकि उस जी टाइम पे बिल्कुल, आप 25 आपने, पैसा, भाई साहब, हाँ, जब सब 25 पूरी पैसा पूरी बढ़ाने की तेजी से बढ़ संभावना रहा था, थी। आपने कहा था गोल्ड हाँ, गिरेगा, सिल्वर गिरेगा, हाँ। 30-30, 35-35% गिरेंगे, और सिल्वर तो जिस तरह से धराशायी हुआ था, तो आपने देखा ही था सबने। और अभी अब है ना, ये मतलब ज्यादा तेज वेज नहीं है, लेकिन अभी जरा, हाँ। क्योंकि वो संभावना थी कि भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, वो बढ़ नहीं रहे, उसमें अब संभावना उल्टी है कि बढ़ नहीं रहे, तो इसलिए हम्म, थोड़ा गोल्ड और ये थोड़ा तेजी पे है, और सिल्वर भी थोड़ा सा तेजी पे है कि ज्यादा मैं इसमें तेज और मंदी नहीं करा, क्योंकि ज्यादा हम्म, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ज्यादा गोल्ड कोई नहीं, एमसीएक्स पे बिल्कुल। 1,47,365 क्लोज हुआ था, और हाँ। सिल्वर 2,37,499 क्लोज हुआ है नहीं? तो इंटरेस्ट रेट भी इंडिया का भी 6.72 है, 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड, और यूएस का है 10 ईयर का 4.49%। ओके। तो तो ये एक ये सिचुएशन है है, कि बिल्कुल एक ठीक। छोटा सा और बता देता हूँ, हाँ जी, सुभाष। श्रीलंका जो है ना, जी। श्रीलंका को आप क्या समझते हैं? उनका पर कैपिटा इनकम, जो उनका जो है ना, वर्ल्ड बैंक को एक कैटेगरी में आता है, उसको अपर मिडिल इनकम में डाला है। हम ओके। इंडिया लोअर मिडिल इनकम में आता है, और हाँ जी। ये श्रीलंका जो है अपर मिडिल इनकम में आ रहा है, क्योंकि ओके। इसके अंदर क्या है, यदि आपकी लोअर मिडिल इनकम तब आता है जब ग्रोस नेशनल इनकम $1136 और $4,495 के बीच में है, तो जी। आप लोअर मिडिल इनकम का आएंगे। तो इंडिया की 2,500 से 2,700 के बीच में हमारी हाँ, इनकम है 2,500। पर कैपिटा, जी। और जी। लंका की जो है वो थोड़ी सी ऊपर हो गई है, 4,495 के हैं, और 13,935 के बीच में आते हैं, तो आप क्लासिफाइड होते हैं अपर मिडिल इनकम। तो आप सोचो, श्रीलंका जो 2022 के अंदर वो मैं डिफॉल्ट कर गया था, और उनकी इकोनॉमी एकदम खराब हो गई थी, डेड हो अब गई वो थी। वहाँ पे
पर तो सुभाष कैपिटा जी इनकम वहाँ बहुत बेटर हो गई। अब सुभाष जी आपने ये वाला डेटा देके ना मतलब ऐसे कर दिया कि मैं सोऊंगा कैसे। अब मेरे अंदर यही क्यूरियोसिटी जागी है, पहले मुझे इसी में मैं रिसर्च करने बैठ जाऊंगा, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारी से पर कैपिटा इनकम में ज्यादा है, और श्रीलंका जो बिल्कुल डेड हो गई थी, इकोनॉमी देखो बैंकरप्ट हो गया था वो। लेकिन इंडिया की जो है ना टोटल जीडीपी वो 4 ट्रिलियन से ऊपर है। मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट में हमारे पर कैपिटा तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बस और वही ना, वहां हम पे क्या है, 140 करोड़ है ना। श्रीलंका में जैसे ये ट्रेवल वगैरह भी बहुत ज्यादा हो रही है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, है नहीं, वहाँ की टूरिज्म बहुत बेटर हो गई है, और वहाँ हम्म के लोग सपोर्टिव हैं टूरिज्म के लिए। हम्म तो हम्म और बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इकोनॉमी उनकी बहुत साउंड है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत साउंड है, वेल हम्म डाइवर्सिफाइड है। और हम्म। उन्हें लेकिन पर कैपिटा इनकम तो देखो पर फर्क है। कैपिटा इनकम में तो देखो वैसे वो ज्यादा हो गया ना, फिर मतलब और वही बात होगी ये कि भाई ये मतलब देखो ना, उनके। अपर मिडिल इनकम में श्रीलंका के साथ साथ वियतनाम भी है, फिलीपींस भी हाँ है, सिंगापुर भी हाँ है, मलेशिया भी है, थाईलैंड भी है। ये सब अपर मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। हम्म। इंडिया नहीं नहीं है, बिल्कुल इंडिया ठीक है, भी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में है। इसके ऊपर सुभाष जी एक दिन अलग से चर्चा करेंगे और इसको जी समझेंगे कि जी भाई पर कैपिटा इनकम वर्सेस जीडीपी का क्या खेल है। हाँ तो सुभाष जी अभी आज के लिए इजाजत लेते हैं, और आप भी आराम करिए, और फिर हम लोग दोबारा ठीक है मिलते जी, हैं। सभी तो व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जो मुझे धन्यवाद जी, फॉलो आपका भी करते हैं बहुत जी। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। ओके।